साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। बिहार में चुनाव के नतीजे आ गए, लेकिन नतीजे ऐसे आए हैं कि नतीजों में जिनको जीता हुआ दिखाया गया है वो भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। 200 पार कर गया एनडीए गठबंधन, और एनडीए गठबंधन को अधिकतम उम्मीद जो थी वो 160 की थी, जो गृह मंत्री अमित शाह ने जो एक टारगेट अपना फिक्स किया था। और दूसरी ओर जो एग्जिट पोल्स भी बता रहे थे वो बहुत ज़्यादा अगर दे रहे थे तो 140 150 सीटें, और उन एग्जिट पोल्स पर सवाल उठाए जा रहे थे। लेकिन यहाँ जब नतीजे आए तो 200 पार हो गया। लेकिन ये नतीजे कैसे आए हैं इसको लेकर लगातार ये तमाम जो सबूत हैं वो विपक्षी नेताओं की ओर से दिए जा रहे हैं। हालांकि चुनाव में क्या हुआ, उसके बाद मतगणना में किस तरीके से धांधली हो रही है, इसकी शिकायतें लगातार आ रही थी, लेकिन चुनाव आयोग और मतगणना अधिकारी इन सारी शिकायतों को इग्नोर कर रहे थे। पर अब ये बात, कई सारे सबूत ये बता रहे हैं कि किस तरीके से चुनाव में धांधली की गई है। यानी वोट चोरी का मामला जो है वो कैसे बिहार में एसआईआर से शुरू हुआ और ये रिजल्ट आने तक वो कैसे दिखाई पड़ गया कि क्या कुछ हो रहा है और एसआईआर क्यों किया गया, ये भी सबूत सामने आ गया। कांग्रेस पार्टी ने एक ट्वीट किया है, और इसके अलावा भी मतदान के जो वोट्स मिले हुए हैं, जो मतदाताओं ने जो वोट दिए हैं, चुनाव आयोग के अपने आंकड़े ये बताते हैं कि सबसे ज्यादा वोट पाने वाली पार्टी जो है वो 3 पार्टियों में सबसे कम सीटें पा रही है। यानी आरजेडी वोट सबसे ज्यादा पा रही है, लेकिन वो सीटें 25 पा रही है। और कम वोट पाने वाली पार्टियां जो हैं वो 89 सीट और 85 सीट पा रही है। देखते हैं किस तरीके से धांधली के आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाए हैं। लेकिन ये जो नतीजे आए हैं इसको लेकर भरोसा किसी को नहीं हो रहा है। जो लोग वहां पर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, और चाहे यहां तक कि सबसे बड़ी बात तो यह है अमलेंदु जी कि सत्तारूढ़ पार्टी के लोग भी ये भरोसा नहीं कर पा रहे। हालांकि वो नहीं कह सकते कि ये धांधली हुई है या कैसे आए हैं, क्योंकि उनसे भी आप बात करिए, उनको भी बहुत ये लगता था, जीत का जो दावा करने वाले लोग थे उनको लग रहा था कि वो 130 125 सीट पाएंगे एनडीए गठबंधन। लेकिन अब वो भी हैरान है कि 202 सीटें कहां से आ गई। यहाँ तक कि समीर जी, जो अमित शाह नारा दिया करते हैं वो भी 160 सीट हाँ, थे। वही तो उन्होंने भी टारगेट इतने ही फिक्स किया था। ये तो यानी उनको भी लग रहा होगा कि अंदर से कि हम 120-25 सीटें जीतेंगे। हाँ, उनको लग रहा होगा 120-25 जीतेंगे, और इसीलिए उन्होंने 160 का दावा कर रहे थे। लेकिन ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी जो है उन्होंने शायद बहुत ईमानदारी से काम किया, इसलिए जो था भरोसा नहीं कर पा रहे थे अमित शाह जी की इतना भी होगा। 200 तो पहुंच गई। तो ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने कितनी ईमानदारी से काम किया, इसको लेकर केरल कांग्रेस ने एक ट्वीट किया है, और उसने जो लिखा है समीर जी वो आप हिंदी में बता दीजिए, अंग्रेजी में वो ट्वीट हम लोग दिखा सकते हैं। जी बिल्कुल ना, वो ट्वीट हम केरल कांग्रेस का ट्वीट है उसको हम आपको दिखाते हैं, और उसमें कुछ आंकड़ों के साथ जो चुनाव आयोग के ही आंकड़े हैं उनके साथ उसको उस ट्वीट को किया गया है। लेकिन एक बात और बताना जरूरी है अमलेंदु जी की जब ये रिजल्ट और ये रुझान आ रहे थे, उसके बाद रुझान के बाद जब ये परिणाम आ गए, तब ये सोशल मीडिया पर एक स्लोगन बड़ा पॉपुलर हुआ कि बिहार में बहार है, ज्ञानेश कुमार है। जी हाँ, बिहार में बहार है, ज्ञानेश कुमार है। ये खूब वायरल हुआ। यानी जो ये परिणाम आए हैं उनके लिए जो सबसे ज्यादा श्रेय दिया जाना चाहिए वो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को। सोशल मीडिया पर ये चर्चा हो रही है और विरोधी पार्टियां ये आरोप लगा रही हैं पुख्ता तरीके से। ये है केरल कांग्रेस का ट्वीट जिसमें लिखा है कि बिहार में धांधली, एनडीए द्वारा जीती गई 202 सीटों में से 128 सीटें पूरी तरह से एसआईआर आधारित मतदाता सूची के आधार पर मतदाता सूची से हटाई गई है। हमने सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित मतदाता सूची से हटाए गए आंकड़ों का विश्लेषण किया और उसकी तुलना प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जीत के अंतर से की। पैटर्न स्पष्ट है, एसआईआर के तहत मनमाने ढंग से वास्तविक जीवित मतदाताओं को हटा दिया गया। एसआईआर का उद्देश्य बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल से आए अवैध प्रवासियों की पहचान करके उन्हें हटाना था, लेकिन चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए पूरे डेटा सेट में एक भी अवैध प्रवासी नहीं पाया गया। वास्तव में जो हुआ वो एसआईआर के नाम पर एनडीए के शासन में पीड़ित, गरीब और कमजोर मतदाताओं को हटाने का एक व्यापक अभियान था। उन्हें मतदाता सूची से हटाने के बाद जो भी बचे थे उन्हें वोट देने से रोक दिया गया और फिर पूरी तरह से मनगढ़ंत चुनाव कराकर चले गए। यह आपके लिए लोकतंत्र की जननी है, यानी बिहार जिसको लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। यदि हम अभी इस खेल की योजना को नहीं समझेंगे
तो भाजपा चुपचाप हम में से प्रत्येक को सूची से हटा देगी, हमारी जगह नकली ब्राजीलियाई लोगों को शामिल कर देगी, उनकी ओर से वोट डालेगी और हमेशा चुनाव जीतती रहेगी। ये वो ब्राजील की मॉडल का जो हरियाणा में जो राहुल गांधी ने जो एच फाइल्स किया था, तो उन्होंने बताया था कि किस तरीके से हरियाणा में एक ब्राजीलियाई मॉडल के नाम पे उसे 22 वोट बने गए और 22 जगह उसने वोट भी डाला। जी हाँ, ये जिस तरीके से उन्होंने दिखाया था, तो उसका ये सामने आया है। तो इसको लेकर जो है केरल कांग्रेस ने ये जारी किया है पूरा। समीर जी, एक तरीके से कहा जाए कि जो पैटर्न है किस तरीके से किया गया, 128 सीटों में जहां एसआईआर कराया गया, वहां किस तरीके से वोट चोरी हुई एसआईआर के जरिए, ये केरल कांग्रेस ने साफ तौर पर बताया है। और वो पूरा उन्होंने लिस्ट जारी की है कि कितने वोटों से अंतर रहा, कितने वोट काटे गए और वहां कितना जीत में हार का अंतर है। ये उन्होंने दिखाया कि इतने वोट काटे गए और इतने जीत हार का अंतर है। तो 128 सीटें जो है वो ऐसी हैं जो एनडीए जीता है, जहां एसआईआर से उससे ज्यादा वोट काटे गए। जी हाँ, वो 128 सीटें एनडीए जीत गया। तो ये केरल कांग्रेस ने खुला आरोप लगाया है कि एसआईआर में जो धांधली ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी के जरिए कराई गई, चुनाव के जरिए कराई गई, उसके आधार पर ये चुनाव में वोटों की चोरी की गई और बिहार चुनाव में बड़ी धांधली हुई है। और ये अभी ये ट्वीट आया है कांग्रेस, केरल कांग्रेस की ओर से, लेकिन अभी बहुत सारे खुलासे और बहुत सारे तथ्य आने वाले हैं। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं और बिहार चुनाव में लगातार सक्रिय रहे अजय राय, उनका कहना है कि अभी बहुत सारे इस धांधली को लेकर बहुत सी हमारे पास तथ्य है, जल्दी ही वो सब सामने आएंगे। एक बार सुनते हैं क्या कहा है अजय राय ने। लेकिन जिस तरीके से बिहार में ये चुनाव हुए हैं, वो उसने सबको हैरान कर दिया है, एक से एक पॉलिटिकल एनालिस्ट को, एक से एक वहां पर जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं उनको। और सबसे बड़ी बात तो ये कि जिस सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में ये नतीजे आए हैं, उनको भी हैरान कर दिया है कि कैसे 90% स्ट्राइक रेट कैसे हो सकता है। और अगर ऐसा हो रहा हो तो वो कहीं जमीन पर दिखना तो चाहिए, कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। सुनते हैं अजय राय क्या कह रहे हैं। चुनाव आयोग ने न सिर्फ एसआईआर और ये मतदाता सूची, इन सब के अलावा कैसे वहां पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने की, एनडीए को फायदा पहुंचाने की कोशिश की। वहां पर ये आरोप लगातार लगते रहे अमलेंदु जी की जो 10,000 रुपए लोगों के अकाउंट में जा रहे हैं, वो मतदान के दौरान भी जा रहे थे, यानी आचार संहिता लगने के बाद भी, और लगातार शिकायतें हो रही थी। यही बात कह रहे हैं अजय राय कि वहां पर वोट के बदले लोगों को नोट भी दिए गए। और एसआईआर तो सबसे बड़ा फैक्टर है ही, जिसने इस तरीके की लैंडस्लाइड विक्ट्री दी है, उस तरह की जीत दी है एनडीए को कि उनको खुद ही भरोसा नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने और भी कई ट्वीट किए हैं और उसमें लिखा है कि उनको हम बता रहे हैं आपको कि बिहार में नरेंद्र मोदी चुनाव आयोग ने कैसे वोट चोरी की, उसके सबूत। पहला, बिहार में नरेंद्र मोदी अमित शाह के इशारे पर चुनाव आयोग ने एसआईआर कर 69 लाख वोट काट दिए। जिन लोगों के वोट काटे गए वे विपक्ष के वोटर थे, जिन्हें टारगेट कर लिस्ट से बाहर किया गया। ये साफ तौर पर वोट चोरी है। और उसके बाद लिखा कि 69 लाख वोट कटे, 21 लाख नए जुड़े। बिहार एसआईआर के बाद चुनाव आयोग ने जो फाइनल सूची जारी की थी उसमें ये था। और उसको तभी से, इसीलिए ये इतना बड़ा ये मामला ये पहले से ही गया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, और इसको लेकर वहां पर बात अभी सुनवाई चल ही रही है। इसके बाद जो दूसरा ट्वीट है कांग्रेस पार्टी का, उसमें लिखा है कि पूरे देश ने देखा कैसे बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अलग अलग राज्यों में वोट डालने के बाद भी बिहार में जाकर वोटिंग की। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पहले दिल्ली, उत्तराखंड, बेंगलुरु, हरियाणा चुनाव में वोट किया, फिर उन सभी ने बिहार में भी वोट किया। और उसके बहुत सारे जो स्क्रीनशॉट है वो सारे दिखाया है, इसमें टैग किया गया है। और ये सवाल चुनाव के दौरान मतदान जब हुआ है तब भी उठे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। और समीर जी, आपको याद होगा कि जब राहुल गांधी, सुप्रिया सुले और संजय राउत ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी महाराष्ट्र चुनाव के बाद, तो संजय राउत ने कहा था कि ये 69 लाख मतदाता जो है ये पहले हरियाणा में थे, 40 लाख मतदाता, फिर ये महाराष्ट्र में आ गए, अब ये बिहार चले जाएंगे, बिहार से बंगाल जाएंगे, बंगाल से फिर यूपी आ जाएंगे। तो वो बात सच होती हुई दिखाई दी कि वो 40 लाख मतदाता जो थे वो महाराष्ट्र से बिहार पहुंच गए और बिहार से फिर अब वो बंगाल जाएंगे। ये भी तैयारियां हो रही हैं जी। लेकिन बंगाल में जो है वो बांस छिलाई भी तैयार है, तो क्योंकि बंगाल जो है वो थोड़ा अलग किस्म का राज्य है, तो बांस छील के तैयार रखा गया है जो उन 40 लाख मतदाता है उनके लिए, कि उनका इंतजाम किया जाना है। लेकिन ये जिस तरीके से की गई है वोट चोरी, ये सामने आ रही है और कांग्रेस अब इसके सबूत रख रही है किस तरीके से चुनाव आयोग की मिलीभगत से बीजेपी ने वोट चोरी बिहार में की है। ये कांग्रेस सबूत दे रही है। जी बिल्कुल, स्टेप बाय स्टेप कैसे किया गया है। एसआईआर, पैसा दे
देना है। और किस तरह से अमलेंदु जी लगातार ये खबरें चुनाव के दौरान भी आ रही थी कि कैसे गुजरात के तमाम पूंजीपति यहाँ पर आकर और काफ़ी दिनों से बिहार के अलग अलग इलाकों में डेरा डाले हुए हैं और आरोप लग रहे थे कि लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं। इन सारे आरोपों का कोई भी जवाब चुनाव आयोग ने कभी नहीं दिया। और इसके बाद जो तीसरा पॉइंट जो कांग्रेस पार्टी ने उठाया है, चौथा पॉइंट है कि ज्ञानेश कुमार ने बिहार चुनाव की घोषणा के दिन यानी 6 अक्टूबर को प्रदेश में 7 करोड़ 42 लाख वोटर बताए। वही वोटिंग के बाद यानी 11 नवंबर को यानी दूसरे चरण की वोटिंग के बाद जो फाइनल वोटिंग हो चुकी है उसके बाद 11 नवंबर को वोटरों की संख्या बढ़कर 7 करोड़ 45 लाख हो गई। सवाल है बिहार चुनाव के बीच अचानक से 3 लाख वोटर कैसे बढ़े? हाँ। यही सवाल अमलेंदु जी हरियाणा में भी था, महाराष्ट्र में भी था और ये सवाल है। और ये फिर बार बार संजय राउत इसीलिए याद आते हैं जो आप अभी जिक्र कर रहे हैं और हम लोग अक्सर उनका जिक्र करते हैं। उन्होंने कहा था कि ये 39 लाख वोटर फिक्स वोटर है और इनका जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल जरूरत के हिसाब से इनका इस्तेमाल किया जाता है, जहां आवश्यकता होती है वहीं 40 लाख मतदाता भेज दिए जाते हैं जी। ये जो कहा था संजय राउत ने वो एक तरीके से सच साबित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। संजय राउत ने जो आरोप लगाए थे वो आरोप अब सच साबित होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। चूंकि ये जिस तरीके से बिहार में जीता गया, आखिर वो कौन सा प्रजातांत्रिक नुस्खा है समीर जी कि बीजेपी को वोट जो है कम मिलते हैं कांग्रेस से और सीटें हो जाती हैं 10 गुना ज्यादा। जी हाँ, बल्कि 20 गुना ज्यादा। जी हाँ, कांग्रेस की तो 6 सीटें हैं ना और इनकी तो 90 पार है। तो ये मतलब लगभग जो है 15-16 गुना इनकी सीटें आ जाती हैं और एलजेपी उसको 20 सीटें हो जाती हैं। तो ये किस तरीके से होता है? तो ये सामने आरजेडी को वोट मिलता है, ज्यादा सीटें हो जाती हैं 25 और बीजेपी को कम मिलता है और सीटें हो जाती हैं 90 पार और जेडीयू उनको सीटें बीजेपी से कम हो जाती हैं। तो ये कौन सा प्रजातांत्रिक नुस्खा है? तो ये प्रजातांत्रिक नुस्खा जो है ये ज्ञानेश कुमार के ही पास हो सकता है और ज्ञानेश कुमार के नुस्खे से ही क्या बीजेपी ने चुनाव जीता है? मतलब ये परिणाम सीधे सीधे ये दिखा रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है उसी के अनुरूप, यानी सबसे बड़ी वो पार्टी बने, वो सबसे बड़ी पार्टी बन गई। दूसरे नंबर पर जेडीयू रहे और यही कि जेडीयू को हटाकर भी अपने दूसरे सहयोगियों की मदद से वो सरकार बनाने की स्थिति में आ जाए, वहां भी पहुंच गई। तो क्यों नहीं इस पर सवाल उठेंगे कि बीजेपी की मिली भगत से चुनाव आयोग काम कर रहा है? और सवाल यूं ही नहीं उठ रहे हैं, लगातार उसके प्रमाण दिए जा रहे हैं। कांग्रेस के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं दिग्विजय सिंह, उन्होंने भी इस पूरी जीत का, जो एनडीए को ये बड़ी जीत हासिल हुई है जिस पर एनडीए को भी भरोसा नहीं हो रहा है, उस पर दिग्विजय सिंह ने चुनाव आयोग को बधाई दी है। सुनते हैं क्या कहा है उन्होंने। श्रेय दिया जा रहा है कैसे ये चुनाव लगातार हरियाणा, महाराष्ट्र और अब ये बिहार, और ये बार बार फिर वही संजय राउत की बात की ये सारे जो वोटर हैं हरियाणा में इस्तेमाल हो रहे हैं, महाराष्ट्र में, फिर बिहार में होंगे, फिर पश्चिम बंगाल में, उसके बाद उत्तर प्रदेश आएंगे। ये वही पैटर्न महाराष्ट्र में और वही पैटर्न दिखाई पड़ रहा है बिल्कुल उसी तरीके से कि जो भारतीय जनता पार्टी चाह रही है, जो उसको सूट कर रहा है, एकदम वही रिजल्ट चुनाव में दिखाई पड़ रहा है। बल्कि ये भी कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जो आकांक्षा इच्छा थी उससे भी कहीं ज्यादा बढ़कर, हाँ, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की जो आकांक्षा इच्छा थी उससे कहीं ज्यादा बढ़कर जो है ये सामने आया है और इसीलिए जो है ज्ञानेश कुमार जी को बार बार बधाई दी जा रही है। और साफ तौर पर कहा है कि ये जो है ये परिणाम जो आए हैं ये ज्ञानेश कुमार गुप्ता जो है उनके दिए हुए परिणाम है। ये ज्ञानादेश है, जनादेश नहीं है। ये कल से भी खूब वायरल हो रहा है ये जुमला भी, समीर जी की, जनादेश नहीं ये ज्ञानादेश है। तो ये ज्ञानादेश है, ये जारी हो रहा है। और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी, और भूपेश बघेल बिहार में प्रभारी भी थे कांग्रेस के। उन्होंने कल ही एक ट्वीट किया और उन्होंने एक विज्ञप्ति जो थी जो चुनाव आयोग की थी, 2 विज्ञप्तियां वो एक साथ उन्होंने दिखाई और उन्होंने जो क्या कहा वो आप बताते हैं। और भूपेश बघेल ने क्या कहा, और यहाँ एक बड़ी खबर ये भी बता दें कि कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी बैठक भी हो रही है मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उनके आवास पर, और उसमें कांग्रेस के बड़े नेता पहुंचे हुए हैं। राहुल गांधी भी पहुंचे हैं, केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, बाकी और नेता जो बिहार चुनाव से संबंधित रहे, जो प्रचार करते गए, जिन पर प्रभार रहे, और बिहार के चुनाव में जो प्रदर्शन रहा,
कांग्रेस पार्टी का भी और इंडिया गठबंधन का भी उस पर चर्चा हो रही है। क्या कुछ होता है, क्या बात होती है, उस पर जो अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। लेकिन हाँ, एक अपडेट और है समीर जी। हाँ। वो आर.के. सिंह जो थे, जो अपराधियों को वोट ना देने हाँ, की हाँ। अपील कर रहे थे बिहार चुनाव में, उनको आज भारतीय जनता पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। हाँ, तो ये एक बड़ी खबर ये भी है कि वो लगातार सवाल उठा रहे थे कि अपराधियों को क्यों टिकट दिया जा रहा है, आपराधिक चरित्र के लोगों को। हालांकि जिनको ये सवाल उठाए जा रहे थे वो लोग बम्पर वोट से विजयी हुए हैं, और उन आर.के. सिंह को जो ये सवाल उठा रहे थे, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी ने निकाल बाहर किया है। वास्तव में ऐसे लोगों की जरूरत क्या है? हाँ बिल्कुल, अब क्या आवश्यकता है आर.के. हाँ, सिंह की? जी। जब सम्राट चौधरी हैं, हाँ। अनंत सिंह हैं, तो फिर आर.के. सिंह की आवश्यकता क्या है? लेकिन अब बिहार में जंगल राज नहीं आएगा। नहीं, अब हाँ। अब नहीं आएगा। अब चाहे मोकामा में किसी को पीट पीट के लिंच कर दिया जाए, चाहे अस्पताल में घुसकर किसी को गोली से छलनी कर दिया जाए, प्रधानमंत्री पूरे चुनाव में जब कट्टा लेकर घूमते रहे, जुबान से चलाते रहे गोलियां, तो अब वो सब जंगल राज में नहीं आएगा, वो सब मंगल राज है। वो सब हाँ बिल्कुल, जो नतीजों ने तो यही बता दिया है। खैर, भूपेश बघेल लिख रहे हैं कि सच क्या है केचुआ, और सवाल क्वेश्चन मार्क के देखिए ट्वीट उनका। सच क्या है केचुआ? केचुआ आपको हम बता दें, वैसे हमसे ज्यादा आपको पता होगा कि केचुआ मतलब केंद्रीय चुनाव आयोग। कहते हैं कि झूठ बोल लो तो उसको याद रखना पड़ता है, लेकिन सच हमेशा एक जैसा रहता है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार 30 सितंबर को बिहार में कुल मतदाता 7 करोड़ 22 लाख थे। 42 लाख, माफ कीजिए, 42 लाख थे, पर मतदान के दिन बढ़कर 7 करोड़ 45 लाख हो गए। दोनों आंकड़े चुनाव आयोग की प्रेस रिलीज में, यानी 3 लाख मतदाता बढ़ गए हैं। चुनाव देने से पहले 3 लाख कम थे, और जब चुनाव हो गया तो 3 लाख बढ़ गए। ये मतदाता ही टोटल बढ़ गए। हाँ, मतदाता मतलब कि चुनाव आयोग ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सब करते हुए वो ध्यान भी नहीं रखता। उसको पता है कि हम जो करेंगे कौन सवाल उठाने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, कौन सवाल उठाने वाला है ये उसको लगता है। और कोई भी मतलब पूरी बेशर्मी के साथ जो है चुनाव आयोग इस पे अपने उस पर डटा हुआ है। कोई स्पष्टीकरण नहीं कि भाई आखिरी वोट कहाँ से बढ़ गए। आपके चुनाव के आखिरी दिन जो थे 7 करोड़ 45 लाख, ये कहाँ से हो गए? और उसके बाद भी 7 करोड़ 45 लाख के बाद भी समीर जी जो इसमें दिया गया है, उसको आप देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि ये साहब ये जो थे वो क्या 66 या 67% कुछ मतलब मतदाता, अगर ये 7 करोड़ 45 लाख जो जिन्होंने वोट डाला वो है, इसका मतलब 12 करोड़ मतदाता थे क्या? वही तो ये तो और बड़ा घपला है। जी हाँ। तो ये विज्ञप्ति जो है चुनाव की वो साफ बता रही है कि बहुत बड़ा घपला बिहार चुनाव में हुआ है। भूपेश बघेल इसी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। जी बिल्कुल, और ये चुनाव आयोग के ही आंकड़े हैं। आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं स्क्रीनशॉट, और ये दोनों ही चुनाव आयोग की प्रेस विज्ञप्ति, ये उसी के आंकड़े हैं कि पहले 7 करोड़ 42 लाख थे, यानी जब SIR के जरिए मतदाता सूची तैयार की चुनाव आयोग ने, और मतदान के बाद जो 11 नवंबर को जारी किया जा रहा है उसमें 3 लाख वोटर बढ़ गए। अब इस दौरान तो कोई SIR नहीं की होगी चुनाव आयोग ने, हो सकता है अंदर अंदर कुछ SIR अभी भी चल रही हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई SIR अंदर कुछ चल रहा हो, ये होगा, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा समीर जी, वो तो जो होगा वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरीके से ये हुआ है, और जिस तरीके से आप कह सकते हैं कि SIR को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि किस तरीके से वोट काटे गए, और वोट काटने के बाद किस तरीके से चुनाव कराया गया, उसके बाद फिर चुनाव में वोट डालने से रोका गया, किस तरीके से ट्रक जो थे वो घुस रहे थे काउंटिंग स्थल पे, वो सारी जो चीजें आई, तो ये सारी चीजें देखी जा सकती हैं कि ये आरोप सिर्फ आरोप भर नहीं है, इनके पीछे कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई भी है। जी बिल्कुल, सच्चाई है, और सच्चाई के लिए ये जो तथ्य है अपने आप में ये बहुत पुख्ता सबूत है कि क्या कुछ हो रहा है। चुनाव आयोग खुद ही नहीं अपने आंकड़े सही से बता पा रहा है, इसलिए नहीं बता पा रहा है कि उसको कदम कदम पर हेरा फेरी करनी है। जो कांग्रेस के ये नेता भूपेश बघेल का जो ये ट्वीट है, और कांग्रेस पार्टी ने भी जो केरला कांग्रेस ने किया है। खैर, इधर आदित्य ठाकरे शिवसेना के नेता हैं, विधायक हैं, उनका कहना है चूंकि महाराष्ट्र का ही पैटर्न बिल्कुल उसी तरीके से दोहरा दिया गया है यहाँ बिहार में, इसलिए वहां के लोगों को ये बिल्कुल लग रहा है कि जैसे जो कुछ हुआ सेम वही वहां पर कर दिया गया। सुनते हैं आदित्य ठाकरे को क्या कह रहे हैं, और वो भी चुनाव आयोग को, खास तौर पर मुख्य चुनाव आयुक्त को काफी इसका श्रेय दे रहे हैं कि जो NDA की इतनी बड़ी जीत हुई है उसका श्रेय उन्हीं को जाता है। सुनते हैं आदित्य ठाकरे को। कि किस तरीके से एकदम खुलेआम यहाँ पर CCTV बंद कर दिए जा रहे हैं, लोग हंगामा मचा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, रातों रात वहाँ ट्रक जा रहे हैं, ट्रक की लोडिंग अनलोडिंग हो रही है, ये सब क्या हो रहा है। लेकिन ये भी बड़ी इसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी अमलेंदु जी की, आज के इस तकनीक के युग में इस तरह से अगर कोई काम कर हो जा रहा है और लोग इतना हंगामा मचा रहे हैं, तो ये आत्मविश्वास जो है
ये लाना भी बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल समीर जी, ये आत्मविश्वास बहुत बड़ी चीज़ है और ये आत्मविश्वास कहाँ से आता है, ये आप समझ सकते हैं कि आत्मविश्वास कहाँ से आ रहा है। और इससे भी ज़्यादा बड़ी बात समीर जी, ये आत्मविश्वास जो आ रहा है वो तो आ ही रहा है, लेकिन ये ताकत कहाँ से आ रही है ये देखने की बात है कि आप इतना बड़ी चोरी करते चले जा रहे हैं। और चुनाव आयोग के चेहरे पे, ज्ञानेश कुमार गुप्ता के चेहरे पे कोई शिकन नहीं है किसी भी तरीके की, कोई मतलब एकदम से कहा जाए कि बिल्कुल निर्लज्जता जो है वो ओढ़ ली है, उसकी चादर ओढ़ ली है कि जनता कुछ कहती है, देश कुछ कहता रहे, राजनीतिक दल कुछ कहते रहे, लेकिन हमें जो बेईमानियां करनी है वो हम बेईमानियां करेंगे ही करेंगे। ये एक तरीके से जी बिल्कुल। और ये उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं अजय कुमार लल्लू, उन्होंने भी बिहार में काफ़ी सक्रिय रहे और अभी ओडिशा के प्रभारी हैं। उन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है, उसको भी देखेंगे और उन्होंने एक के बाद एक किस तरीके से ये वोट चोरी का खेल खेला गया है उसका खुलासा किया है। अजय लल्लू लिख रहे हैं कि ये चुनाव नहीं चोरी की जीत है। बिहार विधानसभा के परिणाम सबके सामने है। केंचुआ की वेबसाइट पर आंकड़े देखने से ये समझ आता है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं है। चुनाव आयोग के ज्ञानेश कुमार ने मोदी के साथ मिलकर छत्तीसगढ़, हरियाणा और महाराष्ट्र की चोरी के बाद बिहार में भी वोट चोरी का फॉर्मूला लगाकर भाजपा को जीत दिला दी है। और बिहार चुनाव में SIR के जरिए 65 लाख लोगों के वोट काटे गए, जिस पर भाजपा ने कोई आपत्ति नहीं की। क्या उन्हें अपने वोटरों की चिंता नहीं थी? फिर 20 लाख नए वोट जोड़े गए, जिसमें 5 लाख वोट बिना SIR फॉर्म के बढ़ा दिए। तथ्य सबके सामने है, खेल यहीं से शुरू हो गया। आज जो परिणाम आए हैं उसको देखिए। भारत के इतिहास में किसी पार्टी का 95% स्ट्राइक रेट नहीं रहा है। आपने कभी सुना है कि कोई पार्टी 101 सीटों पर चुनाव लड़े और 91 सीटें जीत जाए, जबकि उसका मत प्रतिशत 20% है। वहीं 22.8% वोट पाने के बावजूद RJD को केवल 25 सीटें मिल रही हैं। ऐसा तभी संभव है जब विधानसभा की सीट को टारगेट करके वोटों की हेराफेरी की जाए। ऐसे ही JDU और LJP के आंकड़े भी चोरी का पैटर्न दिखाते हैं। पूर्व में जिन जिन राज्यों में चुनाव हुए उन सब में एक पैटर्न दिखता है। विपक्ष का वोट प्रतिशत पूर्व के अनुसार रहता है और सीटें कम हो जाती हैं। विपक्ष के सबसे बड़े नेता को मीडिया शुरुआत से हारता हुआ बताती है। गोदी मीडिया भाजपा से मिलकर जीत को जस्टिफाई करने के लिए 2-4 घटनाओं पर आधारित नैरेटिव बनाया जाता है। बिल्कुल वैसी ही स्क्रिप्ट है। मैच फिक्सिंग चल रही है। भाजपा, केचुआ और SIR की प्रक्रिया, गोदी मीडिया मिलकर एक माया जाल रच रहे हैं जिसमें हार को जीत में बदला जा रहा है। मैं पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर मेरे नेता राहुल गांधी जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। भाजपा चोरी से सरकार बना रही है। ये जनादेश नहीं है, ये खुलेआम लोकतंत्र की लूट है। इस समय जो साथी पार्टी के भीतर की कमियों पर ध्यान दिला रहे हैं, उन्हें बस इतना कहना है कि जब तक खेल और अंपायर निष्पक्ष नहीं होंगे, खिलाड़ी और अनुशासन पर कितना भी काम कर लीजिए, हम मैच नहीं जीत पाएंगे। ये बहुत मार्के की बात जो है अजय कुमार लल्लू ने आखिर में कही है समीर जी, कि जो हमारे सोशल मीडिया पर तमाम बयानवीर और ज्ञानवीर जो है, जो कल तक बता रहे थे कि महागठबंधन जो है वो 250 पार कर रहा है, 400 पार कर रहा है, और आज बताने लग गए कि तेजस्वी की ये कमी थी, कांग्रेस की ये कमी थी। उनमें तमाम वो यूट्यूबर भी शामिल हैं समीर जी, जो इसी गोदी मीडिया का हिस्सा रहे थे, नौकरियों से निकाले गए तो बड़े भारी मिशन वाले पत्रकार बन गए, अन्ना की कंधे पे चढ़ाए घूमते थे। तो ये सारे लोग भी शामिल है। तो इनको इस समय जो है सबक सिखाने की आवश्यकता है कि असली नुकसान जो है जनता का भी ये करते हैं और विपक्ष का भी ये करते हैं। इस तरीके के यूट्यूबर जो है अब जब घूम रहे हैं सब, जो पहले गोदी मीडिया के हिस्सा थे, अब गोदी मीडिया को गाली देते हुए घूमते हैं, ऐसे यूट्यूबर। असली बात जो लिखी है कि जब तक निष्पक्ष नहीं होगा अंपायर, तब तक खेल और खिलाड़ी और अनुशासन पर आप कितना भी काम कर लीजिए, आप मैच नहीं जीत सकते जी। और किस तरीके से इन्होंने पूरी उसका टाइमलाइन स्टेप बाय स्टेप कैसे ये सारा खेल खेला जा रहा है। ऐसा नहीं कि एक ही लेवल पर कोई एक ही व्यक्ति कर रहा है, वो पूरी उसकी एक रणनीति तैयार की जाती है, एक माहौल बनाया जाता है और उसके बाद इस तरीके से उसको अंजाम दिया। लेकिन बात वही है कि आप कितनी भी सफाई से करिए, अगर आपने गड़बड़ी की है तो पकड़ में आई जाएगी, बिल्कुल पकड़ में आ जाएगी। कल एक एंकरानी है, उन्होंने अमित शाह का एक छोटा सा क्लिप डाल के पोस्ट किया और लिखा कि अमित शाह ने तो मेरे कार्यक्रम में कह दिया था कि 160 सीटें जीत रही हैं जी। तो हमने पूछा उनसे, उसका जवाब तो नहीं आया कि हमने पूछा कि बड़ा झूठ बोलते हैं अमित शाह जी, क्या उनको ज्ञानेश कुमार जी पे भरोसा नहीं था जी। इसका कोई जवाब आया नहीं है। अमित शाह जी के पास भी इसका जवाब नहीं होगा, ज्ञानेश कुमार जी के पास भी नहीं होगा और एंकरानी के पास तो है ही नहीं जवाब। तो अजय कुमार लल्लू जो पूरे इस जो सिस्टम है और किस तरीके से षड्यंत्र रचे जाते हैं, उसकी तरफ बिल्कुल सिलसिलेवार बता रहे हैं कि क्रोनोलॉजी समझिए। और चूंकि ये इसलिए भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये कमियों को, कि ये नहीं किया वो नहीं किया, इन सब मामलों में वोट चोरी का मामला एक तरीके से वो
नीचे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। और बीजेपी यही चाह रही है। बीजेपी यही चाह रही है। और इस समय जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं कि साहब कांग्रेस में ये कमी थी, कि अल्लाह वरुण ने ये कर दिया, कि पप्पू यादव ने ये कर दिया, कि फलाने ने ये कर दिया, ये सब बीजेपी के स्लीपर सेल है जो इस तरीके से बातें कर ये राजनीति का हिस्सा है। जब भी चुनाव होते हैं हर पार्टी में इस तरह की चीजें होता है। अब बीजेपी अंदर नहीं करेगी। आज मान लीजिए बीजेपी हाजिर थी, तब आप क्या कह रहे होते? तब क्या कह रहे होते? अब आप बता नहीं साहब वो 10,000 रुपया दिया उसकी वजह से। अरे ये सब कवर फायर होते हैं, ये तैयार किए जाते हैं ताकि चोरी पे बात ना होने पाए। जो चोरियां की गई हैं उन पर लोगों का ध्यान ना जाए, इसलिए ये सब तैयार किया जाता है कि साहब महिला वोटर जी वो ज्यादा निकल आए, है ना, कि वो 10,000 रुपया काम कर गया, कि वो जंगल राज जो है वो काम कर गया, मोदी जी ने कट्टा दिखाया वो काम कर गया, मोदी जी ने गोली चलाई वो काम कर गया। तो ये सारी चीजें कवर फायर के लिए होती हैं, तो वो सब किया जाता है। लेकिन असली बात यही है कि जब अंपायर आपका निष्पक्ष नहीं है, निष्पक्ष क्या, अंपायर खुद जो है बना हुआ है, प्लेयर बना हुआ है, और आप मतलब कैसी भी बॉल भेजी वो तुरंत नो बॉल कर देता है ना। आप लगाइए सिक्सर, वो कह देता आउट। तो कहां से चुनाव जीतेंगे भाई? जिसे अंपायरिंग करनी है, जिसे रिजल्ट देना है, वही तुरंत उठा देता है कि आउट। वो खुद ही एक प्लेयर बना हुआ है। बिल्कुल, ये निश्चित तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कैसे यहाँ अगर निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे हैं तो आप कुछ भी कर लीजिए, चुनाव कैसे जीत पाएंगे। और दूसरी ओर और जो चुनाव आयोग जिस पर निष्पक्ष चुनाव कराने की भूमिका उस पर जिम्मेदारी है, वो सत्तारूढ़ पार्टी के साथ मिलकर काम कर रहा है, ये आरोप है। और बल्कि मिलकर काम नहीं कर रहा है बल्कि उसी के लिए काम कर रहा है। तो फिर उसमें चुनाव जीतना वास्तव में एक असंभव सी बात है। और ये दिखा भी दिया चुनाव आयोग ने कि इस तरीके से ऐसे परिणाम भी वो दे सकता है। अब इसमें ये जनादेश नहीं है जो अभी कहा अमलेंदु जी ने, कि लगातार ये चर्चा हो रही है कि ये ज्ञानादेश है, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का ये मैंडेट है जो उन्होंने बीजेपी को दिया है, एनडीए गठबंधन को दिया है। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और फैजाबाद से वो सांसद हैं समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद। उनको सुनते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने बिहार के चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसे लेकर। कुछ किस तरीके से चुनाव जीता गया है, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। सवाल नहीं उठ रहे बल्कि उन पर बाकायदा तथ्य पेश किए जा रहे हैं। जवाब खैर कौन देगा, लेकिन इस जवाब को देना तो पड़ेगा ही। डेमोक्रेसी है, विपक्ष की बड़ी भूमिका है, और चुनाव आयोग केवल सत्ता पक्ष के लिए नहीं है, वो विपक्ष के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जवाब तो देना पड़ेगा। सोमनाथ भारती हैं आम आदमी पार्टी के नेता, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है और बड़ा दिलचस्प ट्वीट है, उसको भी देखना जरूरी है। लिख रहे हैं कि कुछ ज्यादा ही हो गया, चुनाव की क्या जरूरत है, 243 ही दे दिए होते और हजारों करोड़ों का खर्च बचा लिया जाता। देश के सामने एक और सवाल है, अब अगले साल से 14 नवंबर नेहरू जी की जयंती की तरह देश मनाएगा या एसआईआर के जरिए प्रजातंत्र को दिन दहाड़े लूट लिया गया, इसके लिए याद रखा जाएगा। नेहरू जी से भाजपा को इतनी घृणा क्यों है? बहुत बड़ी बात कही है अमलेदु जी सोमनाथ भारती ने। बिल्कुल बहुत बड़ी बात कही है और ये बात लगातार सामने आ रही है। और जो 14 नवंबर की तारीख तय की गई थी उस समय भी ये सवाल उठाए गए थे कि क्या बड़ा खेल कर लिया है बीजेपी ने। उस समय भी सवाल उठे थे, क्योंकि ये टाइमिंग को लेकर बहुत सारे सवाल उठे थे और ये सामने आया किस तरीके से ये हो गया, सोमनाथ भारती को ज्यादा ही हो गया, ये चुनाव की रूप जो निकल रहे हैं ये सामने आ रहा है। जी बिल्कुल, और कि 243 ही दे दिए होते और हजारों करोड़ों का खर्चा बचा लिया जाता। लेकिन एक बात और है, तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं और बहुत गंभीर तरीके से अध्ययन करते हैं, सोचते समझते हैं, उनका ये कहना है कि जिस तरफ ये जा रहा है, जो पैटर्न ये लगातार एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में दिखाई पड़ रहा है, वो उसी तरफ जा रहा है जो बात लिख रहे हैं सोमनाथ भारती। बिल्कुल बिल्कुल उसी तरफ जा रहा है कि नाम का चुनाव रह जाएगा, नाम का चुनाव रह जाएगा, फिर चुनाव की जरूरत भी क्या रह जाएगी। हाँ। उसके बाद कह देंगे चुनाव की जरूरत ही क्या, जब हम सब जीत ही रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो फिर चुनाव खत्म, घूमो मौज लो, जरूरत क्या है। अंबानी अडानी की देश बनेगा, हिंदू राष्ट्र जो होगा वो अंबानी अडानी राष्ट्र होगा, फिर इसका मतलब जी यही है एक तरीके से, और उसी तरफ शायद बढ़ते हुए दिख रहा है। जी बिल्कुल, इसीलिए लगातार चिंताएं जताई जा रही हैं कि ये जो ट्रेंड है ये बहुत ही खतरनाक है देश के लोकतंत्र के लिए और देश के लिए भी। एक बार सुनते हैं क्या कहा है आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने बिहार चुनाव के परिणाम को लेकर, और जो कुछ भी हुआ, जिस तरीके से जो चुनाव आयोग की वहां पर भूमिका रही उसे लेकर की गई और बाकायदा उसमें चुनाव आयोग की सहभागिता रही और उससे ये सुनामी जैसी जीत, यानी इतनी बड़ी जीत जिसकी उम्मीद खुद एनडीए ने नहीं की थी, भारतीय जनता पार्टी ने भी नहीं की थी और गृह मंत्री अमित शाह तक ने नहीं की थी, जिनको बताया जाता है कि इन सब चीज़ों के सबसे बड़े सूत्रधार वही हैं। वो भी अधिकतम 160 की उम्मीद कर रहे थे। हालांकि ऐसे ही टारगेट वो कई जगहों पर रखते हैं लेकिन कई जगह नहीं अचीव कर पाते हैं, और ये माना जाता है कि उन्होंने जब टारगेट रखा है तो
वहां तक वो पहुंचेंगी, लेकिन यहाँ नतीजे जब आए तो उसको भी पार कर गए और उसका भी लगभग वहाँ 200 पार कर गए एनडीए की सीटें। और दिखा रहा है कि कैसे यहाँ ज्यादा वोट पाने वाली पार्टी 25 सीट पा रही है और आधे वोट पाने वाली पार्टी जो है वो 90 सीट पा रही है। हाँ, किस तरीके से ये सामने घपले जो है वो आ रहे हैं जी। और सवाल तो उठेंगे समीर जी। हाँ, बिल्कुल सवाल उठेंगे कि अगर चुनाव आयोग जारी करता है कि साहब 7 करोड़ 42 लाख मतदाता हैं और चुनाव के बाद बता देता है कि 7 करोड़ 45 लाख मतदाता हैं, वो भी 67% जो है वोटिंग हुई है। तो 7 करोड़ 45 लाख बता रहा है, 67% वोटिंग हुई है, तो यानी 12 करोड़ के आसपास मतदाता होगा फिर। तो 12 करोड़ मतदाता होगा तो क्या बड़े पैमाने पर कर ली जाएगी। और अभी तो चूंकि पूरे आंकड़े आ जाए तब मालूम पड़ेगा कि गिनती अब कितने की हुई है भाई, जितना आपने बताया। हाँ, और इसीलिए आंकड़े दे नहीं रहे, आंकड़े नहीं दे रहे हैं कि कितने वोट पड़े, ये तो बता रहे हैं प्रतिशत पड़े, हाँ, लेकिन कितने वोट पड़े ये नहीं बता रहे हैं। हाँ, नंबर ऑफ वोट्स वो नहीं बता रहे हैं। तो इसलिए काउंटिंग होने के बाद भी ये मालूम ही नहीं पड़ पाएगा कि नंबर ऑफ वोट्स क्या थे। जी, आंकड़ों में बता दिया जाएगा, परसेंटेज में बता दिया जाएगा। महिला और पुरुष तक का नहीं, आप देखिए पहले चरण के मतदान के बाद और दूसरे चरण के बाद उन्होंने जारी किए हैं। दूसरे चरण के बाद जारी किए, वो भी प्रतिशत में जारी किए, प्रतिशत में। जी हाँ, प्रतिशत में जारी किए, नंबर्स में नहीं है। तो नंबर्स में नहीं आए तो ये साफ तौर पर समझा सकता है कि घपला बहुत बड़े स्तर पे किया गया है। और तमाम सीट समीर जी जो है वो उसी मार्जिन से जीती गई है जो केरल कांग्रेस ने है उसका, जो उसको हम लोग एक बार फिर दिखाएंगे कि क्या लिखा था केरल कांग्रेस ने। जी हाँ। 128 सीटें जो हैं वो ऐसी हैं जो एसआईआर में जहां वोट काटे गए और उसी जितने वोट काटे गए उससे कुछ कम मार्जिन से ये सीटें जीती गई। जी बिल्कुल, देखते हैं उस केरल कांग्रेस के ट्वीट को। यानी वो साफ स्पष्ट तौर पर वो बता रहा है कि 128 सीटें वो सीधे सीधे चुनाव आयोग का श्रेय जाता है। बिल्कुल सीधा सीधा ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी के एसआईआर को इसका श्रेय जाता है, चुनाव आयोग को इसका श्रेय जाता है, ये साफ तौर पर केरल कांग्रेस कह रहा है। जी बिल्कुल, लिखा है कि वो अंग्रेजी में उनका ट्वीट है कि बिहार में धांधली, एनडीए द्वारा जीती गई 202 सीटों में से 128 सीटें पूरी तरह से एसआईआर आधारित मतदाता सूची के आधार पर हटाई गई। हमने सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित मतदाता सूची से हटाए गए आंकड़ों का विश्लेषण किया और उसकी तुलना प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जीत के अंतर से की। पैटर्न स्पष्ट है, एसआईआर के तहत मनमाने ढंग से वास्तविक जीवित मतदाताओं को हटा दिया गया। एसआईआर का मकसद बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल से आए अवैध प्रवासियों की पहचान करके उन्हें हटाना था, लेकिन चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए पूरे डेटा सेट में एक भी अवैध प्रवासी नहीं पाया गया। वास्तव में जो हुआ वो एसआईआर के नाम पर एनडीए के शासन में पीड़ित गरीब और कमजोर मतदाताओं को हटाने का एक व्यापक अभियान था। उन्हें मतदाता सूची से हटाने के बाद जो भी बचे थे उन्हें वोट देने से रोक दिया गया और फिर पूरी तरह से मनगढ़ंत चुनाव कराकर चले गए। यह आपके लिए लोकतंत्र की जननी है। यदि हम अभी इस खेल की योजना को नहीं समझेंगे तो भाजपा चुपचाप हम में से प्रत्येक को सूची से हटा देगी, हमारी जगह नकली ब्राजीलियाई लोगों को शामिल कर देगी और उनकी ओर से वोट डालेगी और हमेशा चुनाव जीतती रहेगी। बड़ी आशंका, वही बात जो कह रहे हैं सोमनाथ भारती कि 243 सीटों पर ही जिता देते, तो ये उसी तरह पढ़ रहे हैं और जितना मन करेगा जितना मन करेगा उतना करेंगे। और आपको याद होगा कि वो रिपोर्टर्स कलेक्टिव की एक रिपोर्ट आई थी चुनाव से पहले, हम लोगों ने चर्चा की थी कि किस तरह से 1 करोड़ से ज्यादा डुप्लीकेट वोटर्स इस एसआईआर की लिस्ट में हैं। और कई हजार जो थे, मतलब वो पते जो थे ऐसे थे जिन पे एक पे 100 से लेके और 1,000 तक लोग रह रहे थे। जी हाँ, सब फर्जी थे। तो कितना भयंकर पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया गया है एसआईआर के जरिए, ये सामने आ रहा है। और मजे की बात ये है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट को ये कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। हाँ, यहाँ पर वो एसआईआर के जरिए अपना सारा काम करता गया, मतदान चुनाव की भी घोषणा कर दी, अब चुनाव हो भी गए, नतीजे भी आ गए और सुप्रीम कोर्ट यही नहीं जांच कर पाया, यही नहीं तय कर पाया कि एसआईआर कराने का अधिकार है भी कि नहीं है चुनाव आयोग को। और अभी भी तय नहीं कर पाया जब 12 राज्यों में कराई जा रही है। हाँ। अभी भी 26 नवंबर की डेट लगा दी गई। 26 नवंबर को पता नहीं इस पर सुनवाई होगी कि नहीं होगी। हाँ। अभी भी ये नहीं पता अब क्या होगी। मतलब ये तो लग रहा था कि चुनाव से पहले हो जाएगी, जो तेजी दिखाई थी सुप्रीम कोर्ट ने उसको देखते हुए लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो लिंगर ऑन होता गया और आखिरकार नतीजों के बाद अब सुनवाई होगी। और उस पर भी सही कह रहे हैं अमलेंदु जी कि 26 नवंबर को भी होगी या नहीं होगी ये देखने वाली बात होगी। अब होकर भी क्या हो जाएगा, या चुनाव तो खारिज, अगर एसआईआर को खारिज भी कर देते हैं, जिसकी संभावना अब तो नहीं लगती सुप्रीम कोर्ट से, और अगर ऐसा कर भी देते हैं तो क्या ये चुनाव खारिज
खारिज हो जाएंगे, ये भी एक बिल्कुल सवाल रहेगा। फिर संवैधानिक प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि ये जो चुनाव हुए कि नहीं है। हाँ, और अगर अधिकार नहीं है चुनाव आयोग को, हालांकि जो मौखिक टिप्पणी थी जस्टिस सूर्यकांत की, उससे समझा जा सकता है कि वो एसआईआर रद्द नहीं करेंगे। उनका क्या, जब वो एक संवैधानिक संस्था है, करा रहे हैं, तो आपको आपत्ति क्या है? तो इस तरह की टिप्पणियां, जो मौखिक टिप्पणियां आती हैं, वो आदेश क्या आएगा उसकी तरफ इशारा कर देती है जी। तो हालांकि मौखिक टिप्पणियां बहुत अच्छी आ जाती हैं कभी कभी, और अदालतों के बाहर जाकर हमारे जज साहिबान जब बोलते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे भाषण देते हैं कि लोकतंत्र और संविधान की सारी रक्षा जो है ये सुप्रीम कोर्ट ही कर रहा है, बस इसके अलावा वो हो ही नहीं सकती है। लेकिन जब फैसले आते हैं तो वो कुछ अजीब टाइप के होते हैं। और इसको लेकर अब यही है कि अब ये पैटर्न जिस तरह से हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार में ये लागू किया गया, आगे भी होगा। और अगले साल कई राज्यों में चुनाव होने हैं, पश्चिम बंगाल में, असम में, और इसीलिए तेजी दिखा रहा है चुनाव आयोग हर जगह एसआईआर कराने के लिए। ये कहा जा रहा है, और क्या वजह हो सकती है, इतनी जल्दी उसको क्यों पड़ी हुई है? गौरव गोगोई कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, असम से हैं, आते हैं, वहाँ के सांसद हैं। उन्होंने कहा है कि एसआईआर के जरिए वोट चोरी की जो कोशिश है असम में भी कराने की कोशिश है। हालांकि असम में एसआईआर नहीं करा रहा है चुनाव आयोग, लेकिन वहां इस तरह की कोशिशें नाकाम कर दी जाएंगी। अब कैसे कर दी जाएंगी वो तो यहां भी कहा जा रहा था, बड़ा सवाल है। लेकिन सुनते हैं क्या कह रहे हैं गौरव गोगोई। कमखम भी है अमलेंदु जी, क्योंकि एसआईआर के जरिए केवल एक तरीका नहीं अपनाया गया, बहुत सारे तरीके अपनाए गए। उनमें एक तरीका ये भी था कि कैसे दिल्ली, राजस्थान, कर्नाटक ऐसे जगहों से लोग आकर, और बिहार में, गुजरात, बिहार में जाकर उन्होंने वोट दिया, वहां पर वोटर बन गए, जबकि 8 महीने पहले वो दूसरी जगहों पर वोटर थे। तो ये वहां पर नहीं होने दिया जाएगा। और ये है भी कि वहां पर असम में कम से कम दिल्ली और राजस्थान के लोगों को नहीं जाने दिया जाएगा। पर केवल एक ही चीज नहीं है, कई तरीके अपनाए गए हैं इस वोट चोरी के लिए, और जो बार बार सभी तरीकों का खुलासा, पर्दाफाश हो रहा है। और बिहार में अब कांग्रेस ने कहा है कि वो पूरा जो डेटा बेस है उसकी पूरी एनालिसिस जल्दी ही लाएगी सामने, लोगों के सामने, और पता लगेगा कि कैसे बिहार में इतनी बड़ी जीत हासिल की है एनडीए ने। अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन गौरव गोगोई की बातों में दम है। हाँ बिल्कुल समीर जी, गौरव गोगोई की बातों में दम है, और इसीलिए शायद वहाँ एसआईआर नहीं कराया भी नहीं जा रहा है। वहाँ एसआईआर इसलिए कराया भी नहीं जा रहा है। तो अब देखना ये दिल्ली और गुजरात वाले कहाँ जाएंगे वोट डालने, वहाँ कहाँ जाएंगे, और पकड़े जाएंगे तो वहाँ गोरखा, वो जो कौन कौन जो है वो सब जो बता रहे थे अभी गौरव गोगोई, ये सब उनको पकड़ लेंगे, निपटा लेंगे। इधर संजय राउत ने कल एक ट्वीट किया था समीर जी, और वो मराठी में हालांकि किया था, लेकिन उसका आप बता सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा था? हिंदी में आप बता दीजिए क्या। जी बिल्कुल, ये ट्वीट हम देखते हैं संजय राउत का। और संजय राउत वो व्यक्ति है जो लगातार कह रहे हैं कि कैसे चुनाव आयोग रिजर्व वोटरों को रखे हुए है और हर जगह उनको जाकर वो वोट दिलवा रहा है और उससे बीजेपी को जितवा रहा है। साफ तौर पर लिख रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों से चौंकने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग और भाजपा मिलकर जो राष्ट्रीय कार्य कर रहे थे उसे देखते हुए इससे अलग नतीजे आना संभव नहीं था। बिल्कुल महाराष्ट्र जैसा पैटर्न, जिस गठबंधन का सत्ता में आना तय था वो 50 के अंदर ही खत्म हो गया। वही महाराष्ट्र में और वही यहाँ पे। और जबरदस्त तरीके से जिस तरीके से किया गया है, और केरल कांग्रेस ने साफ तौर पे लिखा है कि इलेक्शन रिगिंग, मतलब किस तरीके से चुनाव में धांधली की गई है, चुनाव लूट लिया गया है, ये तरीके से कहा जाए तो ये लोकतंत्र लूटा गया है कि चुनाव लूटा गया है, जो भी आप कहिए, बहरहाल लूट तो हुई है। और ये साफ जो है आरोप विपक्ष लगा रहा है कि जबरदस्त तरीके से चुनाव को लूटा गया है। और कहाँ लूटा गया है? उस बिहार में जो लोकतंत्र की जननी है जी। कितने शर्मिंदा हो रहे हैं उस समय वो कपिलवस्तु के लोग, जिन्होंने पाटलिपुत्र के लोग, जिन्होंने कभी आज से 2.5 साल पहले जो थी वो लोकतंत्र की परिकल्पना की थी, वो शर्मिंदा हो रहे होंगे जी। बिल्कुल। और वहाँ कैसे, किस तरीके से, यही ये बार बार सवाल उठ रहा है। और ये इस तस्वीर की भी चर्चा भी कर ले अमलेंदु जी, बहुत जरूरी है, उसकी भी चर्चा करेंगे। ये बिहार में बीजेपी के दफ्तर के सामने ये पोस्टर लगे हुए हैं, और अब एक नया खेल चल रहा है कि यहाँ क्या नीतीश कुमार अब एकनाथ शिंदे बनेंगे या फिर कुछ और बनेंगे, क्या कुछ होगा। लेकिन नीतीश कुमार के एकनाथ शिंदे बनने में थोड़ी दिक्कत है, बीजेपी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि नीतीश कुमार के पास एक जो दूसरा ऑप्शन बचा हुआ है उसके साथ मिलने पर वो पूर्ण बहुमत पाने की स्थिति में आ जाएंगे। और बीजेपी नीतीश कुमार को हटाने के बाद पूर्ण बहुमत पाने में 5-7 सीट कम रह जाएगी। और मैसेजिंग भी इस तरह की शायद वो न देने की कोशिश करे। हाँ, असल में अभी मैसेजिंग देने की कोशिश करना नहीं चाहती बीजेपी, वरना वो कर सकती है, क्योंकि ओवैसी साहब के भी आ गए हैं वहाँ, और कुछ
शायद निर्दलीय भी आ गए, एक बीएसपी का भी आ गया जी है, हाँ। तो उन सबके भरोसे बीजेपी ये काम कर सकती है, ओबीसी साहब के लोगों को एब्सेंट करा देगी, बीएसपी को शामिल करा लेगी। जी। तो बीएसपी तो वैसे भी साथ में है, कोई दिक्कत हाँ, वाली मतलब बात तो करना चाहेगी तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं, जी लेकिन हाँ। अभी चूंकि मैसेज खराब जाएगा, हाँ। तो अभी लगता है कि शायद 6 महीने ये काम ना करे, उसके बाद फिर इसको काम को किया जाए। अब करने को तो इतनी स्किल्ड है कि आप मध्य प्रदेश में देखिए कि हाँ, वहाँ विधायकों से इस्तीफे दिलवा दिए, विधायकों से इस्तीफे दिलवा दिए, सब करा लिया, और देखते रह गए, एक तरीके से कहा जाए अपने कमलनाथ जो है जी कि वो कि सड़क पर ही देख लेंगे, वो देखते रहेंगे, सड़क पर ही आ गए खुद, एक तरीके से कहा जाए। हाँ। तो ये सब हो गया, तो ये देखने में आ रहा है। लेकिन आज चिराग पासवान जाकर जो है नीतीश कुमार से मिले। जी हाँ, और चिराग पासवान ने कहा था कि पहली बार उनकी पार्टी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए रही है। जी। तो अब चिराग पासवान ने क्या कहा है, ये भी हम लोग सुन सकते हैं, चिराग पासवान ने क्या कहा है। और चिराग पासवान अभी भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी की नेतृत्व हमने चुना, लेकिन अब ये नहीं कह रहे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। हाँ जी हाँ, ये नहीं कह रहे। सुनते हैं। और कल भी एक जो ट्वीट हम लोगों ने जब लाइव डिस्कशन कर रहे थे, चर्चा की थी कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने वाला ट्वीट उनकी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से डिलीट कर दिया गया। और ये कहा जा रहा है कि टाइगर अभी जिंदा है जी। तो किस हाल में जिंदा है, ये भी तो जिंदा होने से काम थोड़ी ना चलता है। कितनी सांसें बची हैं ये भी तो मालूम पड़ता है जी। तो पॉलिटिकल शब्दावली में अगर कहा जाए तो टाइगर अभी जिंदा है, लेकिन उसमें जान कितनी बची है, ताकत कितनी बची है, ये देखने वाली बात होगी। और कल जो हम लोगों के साथ थे प्रफुल्ल कोलिखान जी, उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही थी जी। कि 43 सीटों वाले नीतीश कुमार बहुत मजबूत थे, हाँ। लेकिन 83 सीटों वाले नीतीश कुमार बहुत मजबूर हैं। जी बिल्कुल, इस समय उनकी स्थिति चूंकि वही है कि अब बीजेपी ने महाराष्ट्र पैटर्न पर कैसे उनको पहुंचा दिया। अब ये विजुअल्स जो आप देख रहे हैं, ये बिहार में बीजेपी के पार्टी के बाहर ये लगे हुए हैं, और इसमें नीतीश कुमार के लिए लिखा गया है टाइगर अभी जिंदा है। उनके समर्थक लोग जो है, यानी वहां पर नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाने का दबाव बढ़ गया। अब सुन लेते हैं चिराग पासवान क्या कह रहे हैं। कि पहले ही घोषणा कर चुके थे कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उनकी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही है। बड़ा दावा किया था हमने, यानी जीतन राम मांझी ने भी कहा था, उपेंद्र कुशवाहा ने भी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के जो नतीजे आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, उसके आगे ये अपने उन बयानों पर कितना टिके रहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल समझिए, यही देखने वाली बात होगी कि जो बयान दिए थे, जो नारे लगवाए थे संजय कुमार झा ने, हाँ। राजीव प्रताप रूड़ी ने, उपेंद्र कुशवाहा ने, जीतन राम मांझी ने, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे जी। अब ये समय आ गया है ये जांचने का कि ये कितने लोग अपनी बात पर टिके रहते हैं। जी बिल्कुल, कितने लोग अपनी बात पर टिके रहते हैं। और बातें बहुत सारे लोगों ने की थी। उसमें जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर के भी कई बयान आ रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार अगर 25 से ज्यादा सीट पा जाएंगे तो राजनीति छोड़ देंगे। अब देखना है कि वो भी छोड़ते हैं राजनीति। हाँ, नहीं, ये भी देखना होगा। हालांकि वो राजनीति छोड़ सकते हैं, हाँ, क्योंकि वो तो वैसे भी मैनेजर है, राजनीति कर ही कहा रहे थे। राजनीति कर रहे हो तो चुनाव लड़ते खुद। ये तो अंदाजा लगा रहे थे कि अगर यहाँ कुछ मिल जाएगा तो ये ज्यादा अच्छा है, ज्यादा अच्छा है, तो मतलब सामान यहाँ ज्यादा मिलेगा जी। तो अब यहाँ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, बाकी जो काम करने आए थे वो काम करके अपना चले गए। तो विपक्ष का स्पेस घेरना था, वो स्पेस घेरा और निकल लिए काम करके अपना। तो जिस काम के लिए आए थे वो काम करके निकल लिए, तो राजनीति छोड़े या राजनीति में रहे, हमको क्या लेना देना। बिल्कुल, लेकिन ये जिस तरीके से जो नतीजे आए हैं बिहार में, बहुत चौंकाने वाले नतीजे हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से यहाँ पर खेल हो रहा था उससे नतीजों से चौंकने की जरूरत नहीं है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इसी तरह से नतीजे आते रहेंगे फिर होगा क्या। और बहुत इसमें गहरी साजिश की आशंकाएं भी जताई जा रही हैं कि क्या कुछ होने वाला है अगर ऐसे ही यही पैटर्न हर विधानसभा चुनाव में और फिर आगे चलकर लोकसभा चुनाव में भी। तो ये बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं।